Welcome to all dear student. My name is Muhammad Shweb and today we will discuss about exercise review exercise 1. आज के इस लेक्चर में हम जायज़ा मश्क नंबर 1 क्लास 9th जर्नल मैथ डिस्कस करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। एक रेलगाड़ी में 800 मुसाफिर सवार हो सकते हैं। अगर 55% मुसाफिर मर्द और 15% बच्चे हों तो औरतें कितने फीसद होंगी। तो यहाँ पे देखें इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपने देखना है कि मर्द मुसाफिर कितने फीसद हैं। ठीक है, मर्द मुसाफिर हमारे पास है 55%। ठीक है, तो इसको आप लिखें, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मर्द मुसाफिर फीसद में। ठीक है, तो आपने लिखना है मर्द मुसाफिर। तो मर्द मुसाफिर हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास है 55%। वो आप लिखें 55%। और उसके बाद हमारे पास बच्चे कितने हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चे मुसाफिर, वो हमारे पास कितने हैं 15%। तो अब आप क्या करें, इन दोनों को पहले प्लस कर दो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 55 प्लस 15। ठीक है, इन दोनों को प्लस करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा। ठीक है, 70 आ जाएगा। देखिए, आपने कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट कर लेना। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 70 आ गया। तो ये हमारे पास टोटल जो मुसाफिर है ना, बच्चे और मर्द, ये टोटल कितने फीसद हैं, 70%। हमने औरतें कैलकुलेट करनी है, औरतें कितने फीसद हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, टोटल हमारे पास 100% होता है। ठीक है, आप क्या करो, 100% में से माइनस कर दो 70% को। ठीक है, 70% क्या है, ये जो हमारे पास, तो ये फिर आ जाएगा हमारे पास 30%। यानी कि औरतें कितनी होंगी हमारे पास। ठीक है, औरतों की तादाद। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, औरतें हमारे पास कितनी आ गई हैं, औरतें 30% आ गई हैं। ये इसका जवाब है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। सवाल नंबर 4 हमारे पास है। अजीम अपनी आमदनी का 25% किराया मकान पर खर्च करता है। बकिया रकम का 60% घरेलू अखराजात पर खर्च। अगर उसकी बचत 2100 रुपये हो तो कुल आमदनी बताएं। अब देखिए, अजीम क्या करता है, अपनी आमदनी का 25%, आमदनी में से ना 25%, आमदनी का 25% वो क्या कर देता है, किराया मकान दे देता है। ठीक है, उसके बाद जो रह जाएगा उसका 60% घरेलू अखराजात पर खर्च कर देता है। अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद वो कहता है कि उसका 2100 रुपये की उसको क्या होती है, बचत होती है। अब वो कहते हैं कि इसकी कुल आमदनी बतानी है, आप लोगों ने कुल आमदनी कितनी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा, फर्ज किया आमदनी हमारे पास है उसकी 100%। ठीक है, यानी कि हम फीसद में से कैलकुलेट करनी है ना, तो हम सपोज कर लेंगे कि उसकी जो आमदनी है 100% है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फर्ज किया, या आप ऐसे कह लें 100 रुपये है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया कि भाई फर्ज किया उसकी जो आमदनी है वो है 100। ठीक है, अब उसने क्या किया था, वो कहता है कि 25% किराया मकान पर खर्च किया। ठीक है, अब उसका किराया मकान कितना है। ठीक है, वो आप लिखें यहाँ पे, किराया मकान कितना खर्चा आता है उसका, 25%। अब मैं क्या करूंगा, ये 100% में से, यानी कि ये 100 माइनस 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा
75, यानी जो बकिया उसकी आमदनी है उसका। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वो कहता है कि बकिया रकम का, यानी कि बकिया आमदनी का क्या करता है, 60% घरेलू अखराजात पर खर्च कर देता है। ठीक है, यानी यहाँ पे अब मैं लिखूंगा घरेलू अखराजात। अब घरेलू अखराजात आपने देखने हैं कितने फीसद हैं। अब वो कहता है कि घरेलू अखराजात का कितना है, 60%। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 75% का, यानी कि ये हमारे पास कितना था, 75%। ठीक है, इस 75% का वो कहता है कि 60%, यानी 60% का क्या मतलब होता है, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। 60% का मतलब होता है कि 100 में से, ठीक है ना, फीसद का मतलब ये होता है ना कि 100 में से, तो ये 60% का मतलब होता है कि 100 में से, यानी 100 में से 60, यानी 60%। इसको मैं लिखूंगा 60/100, ये मैंने लिख दिया। अब आपने क्या करना है, 75 को 60 से मल्टीप्लाई करो, 100 पे डिवाइड कर दो। ये देखें, 75 को मल्टीप्लाई करूंगा 60 से, और उसके बाद इसको मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 45%। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 45%। यानी वो मकान का किराया, उसके बाद घरेलू अखराजात, ये सब कुछ करने के बाद उसके बाद उसके पास कितनी रकम बच जाती है, यानी 45%, 45%। ठीक है, अच्छा अब वो कहता है कि उसकी बचत, ठीक है, 21 रुपये, 2100 रुपये है, तो उसकी बचत कितनी है, 2100 रुपये। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये जो 45% है, ये तो उसके घरेलू अखराजात है ना। 45% क्या है, घरेलू अखराजात। किस में से, जो उसकी बकाया आमदनी थी। अब उसकी जो पहले आमदनी थी वो कितनी थी, 75। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 75 में से इसको माइनस कर दो, तो उसके बाद जो बाकी बचेगी वो उसके पास उतनी अमाउंट बच रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बचत, यानी जितनी पैसे उसके पास बचे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बचत फीसद में। अब ये 75 कहाँ पे आया है, देखो ना, ये हमारे पास 75 ये है, 75 माइनस 45%, इनको आप माइनस करो, तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, 30%, यानी 30%। तो ये 30% उसके पास अभी, जो बाकी अमाउंट जो बची है ना उसके पास, वो कितनी है, 30%। ठीक है, अब वैसे वो कहता है कि उसके पास जो बचत है, उसकी कुल जो बचत है वो कितनी है, 21 रुपये हो, तो उसकी कुल आमदनी बतानी है। अभी उसके पास जो बचत है वो कितनी है, जो उसने बताई है हमारे पास क्वेश्चन में, वो बचत हम लिख रहे हैं। वो बचत हमारे पास कितनी है, 2100 रुपये। ठीक है, तो अब मैं उसकी कुल आमदनी कैलकुलेट करूंगा। कुल आमदनी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देखें, कुल आमदनी आप लिखें, कुल आमदनी उसकी है 2100 रुपये। ठीक है, और वो बचत हमारे पास वैसे कितनी है फीसद में, तो इसको आपने ज़रा इस फॉर्म में लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 100 और ओवर में 30। ठीक है, ये 30% को तो आमतौर पे हम लिखते हैं ना कि 30/100। ठीक है, इसको आपने उलट लिख देना है, यानी कि 100/30 से इसको आपने कैलकुलेट करना है कुल आमदनी निकालने के लिए। तो अब आप क्या करेंगे, तो ये मैंने 200 लिख दिया, ये 2100 है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, 2100 इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और उसके बाद हमारे पास इसको आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ गया। जब आप इसको 30 से डिवाइड करोगे, तो ये हमारे पास 7000 आ जाएगा। तो ये उसकी क्या है, कुल आमदनी है। ठीक है, ये क्या आ गई, अजीम की कुल आमदनी आ गई है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बात पता लगी कि जो अजीम की जो कुल आमदनी है वो कितनी है, 7000। ठीक है, यानी 7000 का 25% वो मकान का किराया देता है,
उसके बाद बकाया में से वो 60% घरेलू अखराजात पर खर्च कर देता है, और 7,000 में से टोटल उसकी कितनी बचत होती है? 2100 रुपये बचत होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि एक स्कूल में 220 तलबा के लिए कुर्सियाँ, 110 तलबा के लिए मेज़ें, 50 कुर्सियाँ स्टाफ के लिए और 30 मेज़ें स्टाफ के लिए हों, तो दर्जा झैल में निस्बत मालूम करें। तो इसको हल करते हैं। देखें, हमारे पास तलबा के लिए कुर्सियों की जो तादाद है वो कितनी है? 220। और तुलबा के लिए मेज़ों की जो तादाद है वो 110 है, यहाँ पे लिखी हुई है। अब 50 कुर्सियाँ किसके लिए हैं? स्टाफ के लिए 50 कुर्सियाँ हैं। स्टाफ के लिए मेज़ों की तादाद 30 है। ये इस तरह आप लोगों ने लिख देना है। अब वो कहता है कि मंदरजा झैल के दरमियान में निस्बत मालूम करें। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वो कहता है कि तलबा की कुर्सियों और तलबा की मेज़ों की तादाद में निस्बत। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तुलबा की कुर्सियाँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया तुलबा की कुर्सियाँ निस्बत तुलबा की मेज़ों। तो ये तुलबा की मेज़ें लिख दी। अब आप यहाँ पे देखें तुलबा की कुर्सियों की तादाद कितनी है? तो वो कहता है कि तुलबा की कुर्सियों की तादाद हमारे पास कितनी है? 220। तो वो आप यहाँ पे लिख दें 220 निस्बत। अब वो कहता है कि तुलबा के मेज़ों की तादाद, मेज़ों की तादाद कितनी है हमारे पास? 110। तो ये 110 आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि निस्बत को हम किस में लिख सकते हैं? कसर में लिख सकते हैं। तो ये मैं इसको कसर में लिख रहा हूँ। इसको मैंने क्या कर दिया? कसर में लिख दिया। ये देखें, 0 से 0 कैंसिल। अब 11 1 द 11, 11 2 द 22। ऊपर हमारे पास 2 आ गया और ओवर में हमारे पास 1 आ गया। अब इसको मैं कसर को फिर मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? निस्बत में। तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 निस्बत 1। तो ये इसका जवाब आ गया। या आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि इसका जवाब क्या आ गया? 2 निस्बत 1। तो ये इसका जवाब आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि तलबा की कुर्सियों और स्टाफ की कुर्सियों की तादाद के दरमियान निस्बत। तो पहले क्या लिखा हुआ है? तलबा की कुर्सियाँ। तो यहाँ पे लिख दिया निस्बत स्टाफ की कुर्सियों, तो उसके दरमियान निस्बत लिख दी। तलबा की कुर्सियों की तादाद कितनी है? तलबा की कुर्सियों की तादाद है 220 और स्टाफ की कुर्सियों की तादाद है 50। तो आप यहाँ पे लिखें 220 निस्बत 50। अब आपने क्या करना है? ये हमारे पास निस्बत है, निस्बत को आप कसर में लिखें या फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो ये हमारे पास आ गया। अब आप क्या करें? ऐसे कह लें भाई, सपोज करें 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया? 22 और बटा में 5। अब ये कसर है, कसर को आप क्या कर लें? निस्बत में चेंज करें। तो ये मैं लिखूंगा 22 निस्बत 5, क्योंकि ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, इसको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। अगर तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब क्या आएगा? इशारिया में आएगा। तो यहीं तक आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, जो मैंने यहाँ पे स्पेस मौजूद थी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि तलबा की मेज़ों और स्टाफ की मेज़ों के दरमियान में निस्बत। अब देखें, तलबा की मेज़ों की तादाद कितनी है हमारे पास? तलबा की मेज़ों की तादाद आप देख लें, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तुलबा के लिए मेज़ों की तादाद 110 है। ठीक है, और स्टाफ के लिए कितनी है? 30। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 110 निस्बत 30। अब आपने क्या करना है? इसको आप कसर में लिखें। तो ये आ गया 110 और ओवर में हमारे पास आ गया 30। तो लेट्स वो 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या रह गया? 11 बटा 3। तो इसको आप दोबारा क्या कर दो? कसर से निस्बत में लिखो। तो ये आ गया 11 निस्बत 3। तो इसका आंसर आ गया।
तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि एक मुसल्लस में दो जाविये 48 और 60 हो, यानी कि एक हमारे पास 48 का जाविया है यानी 48 डिग्री, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 60 डिग्री का जाविया हो। तो तीसरे जाविये की पहले दो जावियों के मजमूए के दरमियान निस्बत मालूम करें। देखिए हमारे पास ये एक मुसल्लस है। अब यहाँ पे मुसल्लस में हमारे पास एक एक दो तीन, यानी कि ये एंगल है हमारे पास या जाविये हैं। वो कहता है कि एक जाविया हमारे पास 48 का है, दूसरा जाविया हमारे पास 60 का है, तीसरा जाविया हमें मालूम नहीं है, वो हमने मालूम करना है। वो हम सपोज कर लेते हैं, हमारे पास फर्ज कर लिया वो एक्स है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है पहला जाविया 48 डिग्री का, दूसरा जाविया 60 डिग्री, और तीसरा जाविया हमने मालूम करना है। पहले हम तीसरा जाविया मालूम करेंगे, वो क्या है, एक्स है। अच्छा ये बात आप लोगों ने पहले भी सीखी हुई है, दोबारा मैं बता रहा हूँ कि मुसल्लस जो हमारे पास होती है ना, उसके तीनों जो जाविया होते हैं उनका जो सम होता है ना, यानी तीनों जावियों को अगर हम जमा करें, इसको इसको और इसको, तो ये हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ हमारे पास क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों जावियों को, एक दो तीन, इनको मैं क्या कर दूंगा, जमा कर दूंगा, इनका मजमुआ लूंगा। तो मेरे पास एक जाविया है एक्स है, वो हमने मालूम करना है। अच्छा उसके बाद एक जाविया मेरे पास 48 का है, 48 डिग्री का, और उसके बाद दूसरा हमारे पास जाविया क्या है, 60 डिग्री का, और इनका मजमुआ किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब आप इन दोनों को जमा करें, ठीक है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 108, यानी 108 डिग्री आ गया, और ये हमारे पास कितना है, 180 डिग्री। अच्छा यहाँ से अभी हमें तीसरा जाविया मिल जाएगा, कैसे, एक्स इधर रहेगा, और ये जो 108 है इसको आप इक्वल के उस एंड पे ले जाए, यानी इसको बराबर के उस तरफ लेके गए, ये माइनस का हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, जो ये जाविया आएगा ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास कितना आ गया, 72 आ गया। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास क्या है, तीसरा जाविया है। ये क्या है, तीसरा जाविया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तीसरा जाविया हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया 72 डिग्री। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा था, उसने कहा था कि एक मुसल्लस में दो जावियों, ठीक है नहीं, 48 और 60 हो, तो तीसरे जाविये की पहले दो जावियों के मजमुए के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। अब हमने क्या करनी है कि पहले दो जाविये इन दोनों का मजमुआ लेना है, इसकी क्या करनी है, इस तीसरे जाविये के साथ निस्बत मालूम करनी है। ठीक है, तो कैसे मालूम करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तीसरा जाविया, निस्बत किसकी मालूम करनी है, दो जावियों के मजमुए, यानी पहले दो जावियों का मजमुआ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले दो जावियों का मजमुआ, निस्बत जो मालूम करनी है, पहले दो जावियों का मजमुआ, और इसकी किसके साथ निस्बत मालूम करेंगे हम, तीसरे जाविये के साथ। तो तीसरा जाविया हमने मालूम कर लिया है, उसके दरमियान निस्बत मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनकी वैल्यूज पुट करें, तीसरा जाविया हमारे पास कितना है, 72 है, तो वो मैंने 72 लिख दिया। अच्छा पहले दो जावियों का मजमुआ क्या आया था हमारे पास, एक और दो, ये दो जाविया, इनका मजमुआ हमारे पास कितना आया था, 108। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 108। ठीक हो गया। अब मैं क्या कर देता हूँ, अब ये निस्बत है, निस्बत को आप कसर में लिखें, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 72। ठीक है, उसके बाद इसको लिख देता हूँ 108, यानी 108। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप 6 पे डिवाइड करें ना, इस वैल्यू को भी मैं 6 से डिवाइड कर देता हूँ,
और इस वैल्यू को भी आप क्या करें, 6 से डिवाइड करें। अब 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो 72 को मैं अगर 6 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 12 आ गया। उसके बाद 108 को भी मैं डिवाइड करता हूँ 6 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 18। इनको अगेन आप 6 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अगेन 6 से डिवाइड करता हूँ। इन दोनों वैल्यूज़ को ना 6 से आप डिवाइड कर दें, तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 टू द 12 होता है, और 18 को 6 से डिवाइड करोगे ये आएगा 3। तो ये हमारे पास निस्बत में हम इसे लिखेंगे 2:3, यानी कि 2:3। तो ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि 8 लोग एक काम को 24 दिनों में करते हैं। अगर 4 मजीद लोग शामिल हो जाएं, यानी पहले 8 लोग थे, अब 4 उनमें और आगे, अब कितने हो जाएंगे, 12 शामिल हो जाएं, तो वही काम कितने दिनों में मुकम्मल होगा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखें, हमने मालूम क्या करना है, वही काम कितने दिनों में मुकम्मल होगा, यानी कि दिन मालूम करना है। तो इस साइड पे आपने क्या लिखना है, दिन लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिन। ठीक है, इसकी निस्बत किसके साथ लूंगा, 8 लोग है ना, यानी आदमी, आदमी लिख देते हैं चले यहाँ पे, यानी दिन और आदमी इन दोनों के दरमियान में निस्बत। अब यहाँ पे वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, 8 लोग, आदमी कितने हैं, 8, तो यहाँ पे लिखें 8। निस्बत किसके दरमियान में है, 8 लोग एक काम को 24 दिनों में, कितने दिन है, 24 करते हैं। अगर 4 मजीद लोग शामिल हो जाएं, अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं। 4 नहीं लिखना, 8 आदमी पहले थे, उसमें 4 और आ गए हैं। 8 और 4 कितने हो गए, 12। तो यहाँ पे आपने लिखना है 12, यानी 4 लोग मजीद शामिल हो जाएं, तो वही काम कितने दिनों में मुकम्मल होगा। अब हमें मालूम नहीं है कि कितने दिनों में मुकम्मल होगा, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं x। तो ये हमारे पास जो तनासुब है ना, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास तनासुब माकूस है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, एक एरो आपने ऊपर की तरफ लगा देना है और एक एरो आपने नीचे की तरफ लगा देना है। तो यहाँ पे देखें, इसको हम कैसे लिखते हैं, जो एरो की फॉर्म होती है। तो ये एरो का जो नीचे वाला हिस्सा है, यानी कि इसकी ये वाली जो वैल्यू होगी, इसको आप ऊपर लिखेंगे, यानी मैं इसे लिखूंगा x। ठीक है, और जो हेड वाली वैल्यूज होती है उसको आप नीचे लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 24। ठीक है, और यहाँ पे बराबर की लामत लगाओगे, और इसी तरह ये हमारे पास टेल है एरो की नीचे वाली, इसको हम क्या लिखना है, ऊपर लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8 और यहाँ पे लिख दिया 12। इसको आप क्या करना है, अब आपने x कैलकुलेट करना है, x मालूम करना है। तो यहाँ पे लिखो 8/12 वैसे रहा। ये जो 24 है इधर डिवाइड हो रहा है, ये तकसीम हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, 8 को 24 से मल्टीप्लाई करो, 8 को मल्टीप्लाई करूंगा 24 से, तो ये आ जाएगा 192। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 192, और ओवर में हमारे पास क्या है, 12। अब 192 था, इसको डिवाइड करो किससे, 12 से। जब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 16। यानी कि कितने दिन लगेंगे उनको, 16 दिन लगेंगे। तो ये इसका जवाब आ गया। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है कि एक हॉस्टल में 18 तलबा का 36 दिन रहने का खर्चा हमारे पास इतना है।
9 तलबा का 12 दिन हॉस्टल में रहने का खर्च मालूम करें। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास तनासुब माकूस का क्वेश्चन है। और तनासुब माकूस का कह रहा हूँ, सॉरी, मुरक्कब तनासुब का। ठीक है, मुरक्कब तनासुब में क्या होता है कि हमारे पास दो से ज्यादा मिकदारों के दरमियान में निस्बत होती है। अब यहाँ पे हमारे पास तीन मिकदारें हैं। एक क्या है, एक मिकदार हमारे पास वो कहता है कि तुलबा है, ठीक है, उसके बाद दिन है, और हमारे पास खर्चा है। यानी हॉस्टल में 18 तुलबा, यानी एक तुलबा, एक मिकदार हमारे पास स्टूडेंट है, उसके बाद दिन है, और फिर हमारे पास उनके एक्सपेंसेस यानी कि जो खर्चा वगैरह उनका आ रहा है वो कितना है। तो ये मरकब तनासुब का है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक तरतीब से लिखेंगे। सवाल खुद बता रहा होता है आपने कैसे लिखना है। एक हॉस्टल में 18 तुलबा, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं कैसे हल लिखूंगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास तुलबा कितने हैं, 18। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है तुलबा। ठीक है, तुलबा की आपने निस्बत लेनी है किसके साथ, तुलबा, 18 तुलबा का 36 दिन, आगे क्या है हमारे पास दिन है, तो आप यहाँ पे लिखें दिन। उसके बाद वो कहते हैं कि रहने का खर्चा, यानी कि कितना खर्च आ रहा है, उनका खर्च कितना आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ खर्च। देखिए हमने मालूम भी क्या करना था, खर्च करना था, तो खर्च को भी आमतौर पे हम इसी एक साइड पे लिखते हैं। तो यहाँ पे आ गया खर्च। अब यहीं से आपने इसको रीड करना है, उनकी वैल्यूज पुट करते रहना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास तुलबा कितने हैं, 18। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 18, निस्बत दिन कितने हैं उनके, 36। ठीक है, तो उनका खर्चा कितना आ रहा है, तो ये आप इसकी वैल्यूज लिख दें। ठीक है, 58,320। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि 9 तुलबा का 12 दिन का। अब तुलबा कितने हो गए, 9, दिन कितने हो गए हैं, 12। अब कितना खर्चा होता है वो हमें मालूम नहीं है, वो हमारे पास क्या है, एक्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब हम एरो कैसे लगाएंगे। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये हमारे पास जो सवाल है ना, इसमें इनमें जो आपस में रिलेशन होगा, ठीक है, वो इनमें होगा तनासुब रास्त का। देखें, जितने ज़्यादा तुलबा होंगे उतने ज़्यादा क्या होगा, खर्चा होगा। अगर तुलबा कम होंगे खर्चा क्या होगा, कम होगा। इसी तरह अगर जितने ज़्यादा दिन वो रहेंगे उतना ज़्यादा खर्चा होगा, जितने कम दिन रहेंगे उतना कम खर्चा होगा। तो इनके दरमियान में जो एरो है, यानी कि अगर आप इन दोनों के दरमियान में रिलेशन देखें ना, इनके दरमियान में जो तनासुब है वो तनासुब रास्त का है। यानी जितने ज़्यादा दिन होंगे उतना ज़्यादा खर्चा होगा। तो जो एरो की डायरेक्शन है वो हमारे पास इस तरह आप लोगों ने लगानी है, ऊपर की तरफ। अच्छा, अब इसको लिखेंगे कैसे, पहले बता चुका हूँ, ये एरो ही बताता है। यानी कि एरो का ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये वाली जो वैल्यूज, नीचे वाली वैल्यूज को आपने ऊपर लिखना होता है। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ओवर में 58,320। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे इक्वल का निशान लगाना है। अब इसी तरह ये एरो के नीचे वाले वैल्यूज को आपने ऊपर लिखना है, यानी 12/36, यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसी तरह ये 9/18। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये हमारे पास 108 आ गया। तो यहाँ पे आप लिखो 108। उसके बाद 36 को आप 18 से मल्टीप्लाई करो, 36 को मल्टीप्लाई करो 18 से, तो ये हमारे पास आ गया 648। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 648। अच्छा देखिए, एक्स कैलकुलेट करना है, एक्स इधर रहेगा, एक्स के ओवर में ये जो वैल्यूज है ना, ये डिवाइड हो रही है, ये इक्वल के इस तरफ आके, बराबर की इस तरफ आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे ज़रब हो जाएगी। अब आप क्या करें कि ये जो 108 है, 108, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, 58,58320। इससे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यूज आएगी हमारे पास। इसको आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो किससे, 648 से। तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 6298,560। इसको आप डिवाइड करो 648 से।
इसको मैं डिवाइड करता हूँ 648 से। जब आप इसको 648 से डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास उनका खर्चा आ जाएगा, यानी कि 9720, यानी कि ये उसका क्या आ गया, खर्चा आ गया। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ये वैल्यूज़ हमने क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारी जो ये जायज़ा मश्क है ये क्या होगी, ये कंप्लीट होगी है। अच्छा, इस ये यूनिट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके साथ इसका हम थोड़ा सा ना ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले हमने जो चीज़ पढ़ी है ना वो फ़ीसद है। फ़ीसद का मतलब होता है 100 में से, ठीक है? यानी 15% का मतलब होता है 100 में से 15, तो इसको हम कसर में लिखते हैं 15/100। इसी तरह हमने एक डेफ़िनेशन पढ़ी थी निस्बत की। निस्बत क्या होता है? 2 एक जैसी मिक़दारों के दरमियान मुवाज़ना, निस्बत कहलाता है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था कि जैसे ए निस्बत बी, ठीक है? अब इसमें जो ए है ना, ए को हम कहते हैं एंटीसीडेंट और बी को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। और हमारे पास हमने तनासुब भी पढ़ा था। तनासुब में क्या होता है, 2 निस्बतों की बराबरी को तनासुब कहते हैं। उसके बाद हमने तनासुब रास्त पढ़ा था, यानी जिसमें एक मिक़दार के बढ़ने से दूसरी मिक़दार भी उसी निस्बत से बढ़े तो उसको तनासुब रास्त कहते हैं, या एक मिक़दार कम हो दूसरी मिक़दार भी उसी तनासुब से क्या हो जाए, कम हो जाए, उसको हम तनासुब रास्त कहते हैं। और तनासुब माकूस में क्या होता है कि अगर एक मिक़दार बढ़े दूसरी मिक़दार क्या हो जाए, उसी तनासुब से कम हो जाए या उसी निस्बत से कम हो जाए, तो हम उसको कहते हैं तनासुब माकूस। उसके बाद मुरक्कब तनासुब पढ़ा था। मुरक्कब तनासुब में क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा निस्बतों के दरमियान हम मुवाज़ना करते हैं, ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं, मुरक्कब तनासुब कहते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।